So hello students, this is SR. Thank you for connecting with me, and today's topic is wildlife trade and legislation. So without wasting any time, let's begin. So first of all, wildlife means the native wild fauna and flora of a region. That means कोई भी फ्लोरा और फोना हो, कोई भी प्लांट और एनिमल हो, अगर वो एक स्पेसिफिक रीजन में वेरी करता है तो उसे बोलेंगे वाइल्ड लाइफ। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं फिर। वाइल्ड लाइफ ट्रेड रेफर्स टू द कॉमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर derived from non-domesticated animals or plants usually extracted from their natural environment। इसमें क्या बोल रहा है, जो वाइल्ड लाइफ्स हैं, जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, कुछ भी प्रोडक्ट्स हो, लाइक वाइल्ड लाइफ कुछ भी प्रोडक्ट हो, उनको निकाला जाता है वहाँ से और बेचा जाता है बाहर। ठीक है, इसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं फिर। इट कैन इन्वॉल्व द ट्रेड ऑफ लिविंग और डेड इंडिविजुअल्स, टिश्यूज सच एज स्किन्स, बोन्स और मीट और अदर्स। ये क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या ट्रेड हो रहा है, जैसे कि मीट हो गया, बोन्स हो गया, स्किन्स हो गया। ठीक है, ये सब बेचा जा रहा है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, फिर अभी देखेंगे डिफरेंट रीजन्स फॉर अपसर्च ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया। कौन से कॉज हैं इसके, जिसके वजह से ये इलीगल ट्रेड दिन ब दिन इंक्रीजिंग डे बाई डे। ओके, देख लेते हैं फिर कॉज क्या क्या है। वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड इज ड्रिवन बाय ह्यूज प्रॉफिट्स ऑन बाय ट्रेड्स। ओके, इसमें क्या होता है, ये इसलिए इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे ड्यू टू ह्यूज प्रॉफिट। इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, इसीलिए ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है लो रिस्क, लो पेनल्टीज मेक द ट्रेड हाईली प्रॉफिटेबल। क्यों ये प्रॉफिटेबल क्यों है ज़्यादा? क्योंकि इसमें लो रिस्क है और लो पेनल्टीज है, इसीलिए ये हाईली प्रॉफिटेबल है, इसीलिए तो ज़्यादा हो रहा है ट्रेड। उसके बाद there are also different causes, like craze for ornaments made of animal body parts like ivory, tiger teeth, bones। ओके, इसमें से क्या ऑर्नामेंट्स बना के लोग पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ एनिमल बॉडी पार्ट्स और प्लांट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। क्या करते हैं, एनिमल, कुछ एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं और प्लांट्स का कुछ यूज करते हैं पार्ट। क्यों? कि ट्रेडिशनल मेडिसिन मेडिसिन में काम में आता है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कीपिंग द स्किन और हॉर्न्स और एंटलर्स एज स्टाटस सिंबल। कुछ ये स्टाटस को शो करने के लिए कुछ रखते हैं, जैसे कि स्किन रखते हैं, हॉर्न रखते हैं। ठीक है, ये स्टाटस को शो करवाता है। उसके बाद कल्चरल बिलीफ और कुछ सुपरस्टिशियस बिहेवियर के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग ये होता रहता है। ठीक है, उसके बाद those are the different factors, that's why the trading increasing day by day। okay, फिर नेक्स्ट देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। इसका मतलब इंडिया में क्या क्या प्रोटेक्टिव वॉल्स लिए गए हैं, प्रोटेक्शन लिए गए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या कंजर्वेशन लिया गया है। इंडिया हैज सम ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट legislations to protect wildlife and habitat। इंडिया में कुछ legislation ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। सिंपल है, समझ आ गया ये। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड
Various legislations as well joined hands with various international organizations or agencies to decrease the wildlife crime and also to protect the wildlife. ये बोल रहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ऐसे लेजिस्लेशन बनाया है और कुछ ऐसे इंटरनेशनल एजेंसी में जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? टू प्रोटेक्ट और टू प्रोटेक्ट और टू डिक्रीज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ओके, प्रोटेक्शन ज़्यादा करना है और डिक्रीज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर डिफरेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें 1972 में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं इसको। The Wildlife Protection Act 1972 provides protection to listed species of flora and fauna and establishes a network of ecologically important protected areas। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें ये हुआ कि कुछ स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना को लिस्टेड किया गया, उसी के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ये समझ आ गया। और कुछ ऐसे एरियाज हैं, उनको नेटवर्क बनाकर ऐसे कुछ एरियाज हैं, उनको इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज में बनाया गया है। ठीक है, नेटवर्क की तरह। ये समझ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर द एक्ट कंसिस्ट ऑफ 60 sections and 6 scheduled divided into 8 chapter। सिंपल समझ आ गया ये। उसके बाद द डिफरेंट मेजर फीचर्स ऑफ एक्ट आर। देयर आर डिफरेंट मेजर फीचर्स ऑफ एक्ट आर, ये देख सकते हैं नीचे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। इसमें क्या हुआ, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज निकल के आए। और प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और मेजर भी किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड। ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग है उसको रेगुलेशन किया जा रहा है, उसके साथ कंट्रोल भी किया जा रहा है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग। हंटिंग को बैन भी किया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ हंटिंग बैन भी किया जा रहा है। ये समझ आ गया, सिंपल सी बात। आगे चले फिर। द सेकेंड वन इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक है, इसे फिर देख लेते हैं ये क्या है। इन ऑर्डर टू चेक रैपिड डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू फॉरेस्ट लैंड्स being released by state government for agriculture, industry and other development projects, the federal government enacted the Forest Conservation Act in 1980 with an amendment in 1988। तो इसमें बोला जा रहा है कि जब जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फॉरेस्ट लैंड रिलीज किए गए, फॉर व्हाट, फॉर कुछ एग्रीकल्चर पर्पज और कुछ इंडस्ट्री के लिए और कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, तब ये डिफॉरेस्टेशन रैपिड हुआ। ठीक है, उसे चेक करने के लिए ये एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया गया। उसके कुछ साल बाद 1988 में ये फिर से ये जो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में कुछ करेक्शन किया गया। ठीक है, इन 1988 में फिर से कुछ करेक्शन लाया गया। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं फिर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे फिर देख लेते हैं, ये नेक्स्ट वन है, इसे फिर देख लेते हैं। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 regulates discharge of environmental pollution or pollutants, handling of hazardous substances etc। इसमें क्या हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है उसको
रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, विद दैट एक्ट क्या हो रहा है, ये कुछ रेगुलेट कर रहे हैं, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे और कुछ हाजर्डस सब्सटेंस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सब देख रहे हैं। ये एक्ट के थ्रू ये रेगुलेट हो रहा है। समझ आ गई ये सिंपल सी बात। उसके बाद आगे जाएंगे फिर। द एक्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड लीगल प्रोटेक्शन टू नॉन फॉरेस्ट हैबिटेट्स सच एज ग्रासलैंड्स, वेटलैंड और कोस्टल जोन्स। ये प्रोटेक्शन एक्ट भी प्रोवाइड करता है स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड लीगल प्रोटेक्शन टू नॉन फॉरेस्ट एरियाज। ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि नॉन फॉरेस्ट एरिया हो गया, ग्रासलैंड हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, और ग्रासलैंड हो गया, कोस्टल एरिया हो गया, और उसके बाद वेटलैंड भी हो गया। ठीक है, इनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, विद दैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये सब भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वन, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसे भी देख लेते हैं फिर। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 is an act implemented by the Parliament of India for for the preservation of biological diversity in India। इसमें ये बोला जा रहा है कि द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो कि 2002 में इम्प्लीमेंट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, उसके ड्यू टू दैट एक्ट अभी प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया ऑकर्स। ओके, समझ आ गया। उसके बाद देख लेते हैं फिर, CITES and wildlife protection in India is the member of the CITES. CITES stands for Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora since 1976। ये 1976 से है, और इसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन इंडिया इज द मेंबर। ओके, सिंस 1976। उसके बाद इसका एम क्या है, टू बैन ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज एंड टू रेगुलेट ट्रेड ऑफ अदर कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड स्पीसीज। ओके, इसका एम ये है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेडिंग को रेगुलेट करना। समझ आ गया, नॉट ऑल्सो रेगुलेट बट ऑल्सो टू बैन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ट्रैफिक। ओके, तो देख लेते फिर। इन 1976, द ईयर आफ्टर द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द CITES, द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN established the trade records analysis of flora and fauna in commerce, okay, to monitor wildlife trade। इसमें ये बोला जा रहा है कि CITES के आने के बाद द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन ऑफ IUCN के स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन जो हैं वो एक न्यू ट्रैफिक रूल, ओके, TRAFFIC, ट्रैफिक ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स इम्प्लीमेंट किए टू मॉनिटर द वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ और एस्टेब्लिशमेंट हुआ। समझ आ गया ये। उसके बाद देखेंगे फिर, उसके बाद द वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर 2017 to 2031, इससे पहले 2 बन चुका था, ये द थर्ड वन। दिस इज द थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान फॉर
2017 to 2031। ओके, ये तीसरा प्लान है जो कि 2017 से लेकर 2031 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हाउ टू स्टॉप और प्रिवेंट द ट्रेड, द वैनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इलीगली ट्रेड। ये कैसे हो सकता है, स्टॉप किया जाता है? एकदम से तो स्टॉप नहीं हो सकता ये, इसे थोड़ी थोड़ी कुछ कोशिश करके, कुछ नई नई एक्शंस और एक्ट्स लेकर ये कुछ प्रिवेंट हो रहा है, प्रिवेंशन किया जा सकता है उसको। उसके लिए पहले ये जो द बैनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेडिंग को बैन किया जा रहा है। उसके बाद देन स्ट्रिक्टर डोमेस्टिक ट्रेड रेगुलेशंस, उसके बाद एम्पायरिंग द पीपल। सो दीज आर द preventions or protective areas for that to stop or prevent the trade. Okay. That's it for the topic. So thank you for watching.